हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम सवाल तुम्हारा में। इस बार अभी जो कोविड की जो सिचुएशन चल रही है उसमें कई प्रेग्नेंट लेडी है जिनके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं कि उनको रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। हेलो मैम, गुड इवनिंग। अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें कई सारे सवाल आते हैं प्रेग्नेंट वुमन के कि अभी उनको हॉस्पिटल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। तो आज उसके बारे में आप हमें बताइए। आज बात करते हैं, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक आज चुना है डॉक्टर भूमि, कि कोविड की जो सिचुएशन है काफ़ी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस है कि जो रूटीन प्रेगनेंसी है, नेचुरली कंसीव हुआ है और अभी उनको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि कोविड का जो फर्स्ट वेव था, अभी सेकेंड वेव शुरू हो चुका है। सो दिस इज़ अ सेकेंड ईयर वी कैन से, और काफ़ी सारी महिलाएं हैं कि जिनको हॉस्पिटल जाने में भी डर लगता है कि हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप है या तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई टेस्ट एडवाइस किया है उसके लिए भी जब आना है उनको, तो काफ़ी सारे डर रहते हैं और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर एंटीनेटल चेकअप जो हम एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी का जो 9 महीने का जो समय है उसमें क्यों आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, क्यों वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट है कि जिनको बीच में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बच्चे के जो रेगुलर सोनोग्राफी हम एडवाइस करते हैं तो 3 महीने पे, 5वें महीने पे होता है 24 वीक्स, है ना। 6ठे महीने कंप्लीट होने के टाइम उनका 3D 4D सोनोग्राफी होता है, और 32 वीक्स यानी कि 8वें महीने पे एक रेगुलर ओवरऑल फीटल वेलबींग, बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका डिटेल में सोनोग्राफी होता है, जिसे हम कलर डॉपलर सोनोग्राफी कहते हैं। सो एटलीस्ट कोई भी महिला है जिनको प्रेगनेंसी रुका है तो उनका यह जो 4 सोनोग्राफी है वो बहुत ही मस्ट रहता है, बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ रहती है। क्योंकि जैसे प्रेगनेंसी रुकता है तो जो फर्स्ट फेज रहता है दैट इज़ अ ऑर्गेनोजेनेसिस, तो बच्चे के जो ऑर्गेन्स डेवलप होते हैं, और फर्स्ट जो हम बोलते हैं लेवल 1 सोनोग्राफी यानी एंटी स्कैन, कि जिसमें अगर बच्चे को स्पाइनल कॉर्ड में या तो ब्रेन में कोई भी डिफेक्ट है तो उसका डायग्नोसिस हम पहले कर सकते हैं। उसके बाद उनको डबल मार्कर करके ब्लड टेस्ट होता है, जो मदर है उसके ब्लड में से ही होता है यह जो टेस्ट है वो, और यह अपने को इंडिकेट करता है कि बच्चे को कोई अनोमलीज जो है, जैसे डिफेक्ट है, डाउन सिंड्रोम है, ट्राइसोमी 13, 21, 18, यह जो डिफेक्ट है उसके चांसेस, जैसे कोई मदर है उनका एज 35 प्लस है तो ऐसी महिलाओं में यह सब रिस्क ज़्यादा रहता है। तो एंटीनेटल चेकअप अगर आप करवाते हो तो यह रिस्क में से हम बाहर आ सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो उसका डायग्नोसिस जल्दी हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी वो हिसाब से कर सकते हैं। ओके, पर रूटीन एंटीनेटल चेकअप उसमें आप क्या क्या लेते हैं, कि क्या देखना ज़रूरी रहता है डॉक्टर के लिए? रूटीन एंटीनेटल चेकअप जो होता है, आइडियली जो WHO ने एडवाइस किया है, तो वह जो चेकअप है कि फर्स्ट 7 मंथ्स आपके जो है उसमें एटलीस्ट आपका एवरी मंथ रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना ज़रूरी है। जैसे ही आपका 8th मंथ शुरू होता है तो आपको 15-15 दिन में डॉक्टर बुलाते हैं, और जैसे ही 9वां महीना शुरू होता है आपको एवरी वीक आपके गायनेक डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ओके, पर अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें एनसी पेशेंट, जो एंटीनेटल पेशेंट है, वो सब हॉस्पिटल आने से डरते हैं। तो उनको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल पे आते हैं तो कैसे आना है, और अगर घर पे रहना है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ पाते हॉस्पिटल पे, तो क्या ध्यान रखना है? जैसे जो भी एंटीनेटल पेशेंट्स हैं, हमारे भी काफ़ी एंटीनेटल पेशेंट्स हैं, तो सबके लिए पहले तो फॉर एग्जांपल आपको कोई इमरजेंसी तकलीफ़ होती है और हॉस्पिटल आना है, तो जो सेफ्टी, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि आपको मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। आप एक बार हॉस्पिटल आते हो चेकअप के लिए, फिर घर पे जाके आपको बाथ लेना बहुत ही आवश्यक है।
और इन केस ऐसा होता है कि आपका रूटीन चेकअप जो है वो हॉस्पिटल आके हो रहा है, लेकिन अगर आपका कोई टेस्ट नहीं है और रूटीन चेकअप है, कोई तकलीफ नहीं है आपको, तो हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम कर रहे हैं। सो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो, और जैसे आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, वीडियो कंसल्टेशन आप ले सकते हो, ऑडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हो, और अगर कोई माइनर प्रॉब्लम्स है तो वह आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशन में सॉल्व हो सकती है। ओके। और सोनोग्राफी का क्वेश्चन था कि पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि सोनोग्राफी की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमारी तो सोनोग्राफी नहीं हुई, ऐसे ही बच्चे हमने पैदा कर दिए, तो सोनोग्राफी की ज़रूरत क्यों है अभी मैम? जैसे आगे मैंने बताया कि सोनोग्राफी जो है एटलीस्ट 4 सोनोग्राफी मस्ट रहती है, बहुत ही रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि 7वें महीने पे सीधा हॉस्पिटल जाके नाम लिखवाते थे, और बच्चे का जो ऑर्गन डेवलपमेंट जो है, ऑर्गेनोजेनेसिस जिसे हम बोलते हैं, वो 24 वीक्स यानी कि 6 महीने पे वो कंप्लीट होता है। सबसे लास्ट जो डेवलपमेंट होता है वो हार्ट का डेवलपमेंट होता है, और वह 24 वीक्स पे कंप्लीट होता है। जैसे अगर हम दो सिचुएशन कंपेयर करें कि कोई पेशेंट है कि पहले के ज़माने में 7वें महीने पे मतलब जनरली 28 वीक्स पे, 28 हफ्ते पे जब भी आप नाम लिखवाते हो, सो बाय 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स उनका डिलीवरी होता है। बच्चे को कोई डिफेक्ट है तो वह सोनोग्राफी उन्होंने करवाया ही नहीं है तो वो पकड़ में नहीं आएगी। और जैसे आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में काफ़ी सारे मैटरनल मोर्टालिटी यानी कि मदर की डेथ हो जाती थी ड्यूरिंग डिलीवरी, या तो बच्चा डिलीवरी हो जाती है 1 दिन में या तो हाफ एन आवर, या ऐसे कम समय में बच्चे की भी मृत्यु का जो दर था वो बहुत ही हाई था, यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी और फीटल मोर्टालिटी जो थी वो बहुत ही हाई था। लेकिन जैसे ही लोगों में अवेयरनेस आने लगी कि प्रेगनेंसी रुकता है, एक बार आपका पीरियड मिस होता है तो आपको गाइनेक डॉक्टर को कंसल्ट करना है, और यदि आप रेगुलर एंटीनेटल चेकअप वगैरह करवाते हो तो हम भारत देश का जो महिलाओं का मृत्यांक जो है, मैटरनल मोर्टालिटी है, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और जो फीटल मोर्टालिटी जो है वो भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और खाली मोर्टालिटी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मॉर्बिडिटी जिसे हम कहते हैं कि डिलीवरी के बाद जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खून चला गया, या तो मदर को कोई रिस्क है कि उसको खींच आ रही है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, या तो शुगर डायबिटीज़ अगर आता है उसको प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस लेना है वह आपके गाइनेक डॉक्टर ड्यूरिंग डिलीवरी भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। लेकिन यदि आप रेगुलर एंटीनेटल चेकअप करवाते हो तभी ही आपके यह जो प्रॉब्लम्स है उसका निदान हो सकता है और टाइमली उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके। एक मेरा सवाल था, आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है और आपने कई सारे अपने ऐसे केसेस है जहाँ पर इनफर्टिलिटी थी, 6 to 7 अबॉर्शन हुए थे, ऐसे केस भी आपने ट्रीट किया है और उनको भी बच्चा दिया है। तो मुझे वो जानना था कि किसी का बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो वो कपल को क्या ध्यान रखना है, कब उनको डॉक्टर से मिलना है, कौन से टेस्ट करना ज़रूरी है और वो कैसे कंसीव कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर भूमि, कि जैसे हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनका पहले 5 अबॉर्शन है, 7 अबॉर्शन है, 9 अबॉर्शंस है, लेकिन विद द गॉड्स ग्रेस मैं बताऊंगी कि यह जो पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हम बोलते हैं, या तो रिकरेंट अबॉर्शन के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि बेसिकली जो प्रॉब्लम रहता है कि एग और स्पर्म, जैसे मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ तो आपको वैसे बताया होगा जो मेरे पेशेंट्स हैं उनको कि इट इज़ अ सॉइल एंड अ सीड थियोरी, कि जो सीड है यानी कि एग है, स्पर्म है, वो दोनों का क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी है। उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स रहते हैं, रिक्वायर्ड टेस्ट जो रहते हैं वो आपके किए जाते हैं टेस्ट। उसके बाद है कि इम्प्लांटेशन के लिए जो सॉइल है यानी कि आपका जो बच्चादानी है, यूट्रस है, उसके अंदर कोई पर्दा है या तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, बहुत ही कॉमन रहता है कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन अगर है तो भी ऐसे बार बार अबॉर्शन हो सकते हैं।
अगर वहाँ पे कोई पॉलिप है यानी कि कोई मसा है, या तो बच्चादानी की जो दीवार है वो वीक बनती है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम पहुँच रहा है या तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऐसे सब पेशेंट में भी बार बार मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा रहता है। जो इम्पोर्टेंट, जैसे आपका क्वेश्चन था कि उनके लिए क्या क्या रिपोर्ट वगैरह ज़रूरी रहता है। सॉइल एंड सीड थ्योरी तो हो गया, उसके साथ साथ आपका जेनेटिक रिपोर्ट करना भी ज़रूरी रहता है। और आपका जो पेडिग्री चार्ट हम बोलते हैं कि जैसे आपके मतलब मैटरनल साइड एंड पैटर्नल साइड, यानी एक हस्बैंड एंड वाइफ है तो वाइफ के पीहर के साइड है, तो उनके जो दादा वगैरह जो है वो 3 पीढ़ी का अपने को पेडिग्री चार्ट चाहिए कि वहाँ पे किसी को कोई डिफेक्ट आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो उसकी डिटेल हिस्ट्री और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उसकी आवश्यकता भी पड़ सकती है। फिर जो हस्बैंड है उनके भी साइड में, जैसे उनके भी 3 पीढ़ी जो है उनके पूरे डिटेल स्क्रीनिंग, या तो उनके कोई हिस्ट्री है कि किसी को ऐसा डिफेक्ट वाला बच्चा है तो उनका भी डिटेल की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो होता है वह है जेनेटिक काउंसलिंग होता है, प्लस प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी कि आपको कंसीव करना है उसके पहले आपका काउंसलिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और जो भी रिक्वायर्ड ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो भी करना ज़रूरी है। और काफ़ी बार हमने देखा है कि सिंपल फॉलिक एसिड, काफ़ी पेशेंट्स में ऐसे भी हमने देखा है कि सिंपल फॉलिक एसिड उनको शुरू करते हैं, 2 मंथ्स फॉलिक एसिड लेते हैं और उसके बाद उनको कंसीव करने के लिए एडवाइस की जाती है, एंड दे हैव कंसीव्ड नेचुरली, एंड उनके रिपोर्ट्स भी जैसे 3 महीने में 5 महीने में हुए हैं वो भी नॉर्मल है, एंड दे हैव डिलीवर्ड फुल टर्म बच्चा, यानी कि पूरे 9 महीने में उनको अच्छे से मतलब नॉर्मल हेल्दी तंदुरुस्त बच्चा डिलीवर किया है। ओके, अभी आपने जो बताया फॉलिक एसिड, तो कोई प्रेग्नेंट अभी बच्चा प्लान कर रहा है तो उनको कितने महीने पहले से वो फॉलिक एसिड का टेबलेट शुरू करना ज़रूरी है? फॉलिक एसिड का जो टेबलेट है उसका डोज है 5 मिलीग्राम, और दिन में 1 बार लेना होता है, और एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते पहले, जनरली मेरी एडवाइस है कि आप 2 महीने फॉलिक एसिड कंटिन्यू रखें और तीसरे महीने से फिर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें। और ये फॉलिक एसिड क्यों लेना ज़रूरी है? पहले तो फॉलिक एसिड जो है, जैसे आप सबको भी पता है, मल्टीविटामिन, विटामिन B12, विटामिन D3, कोरोना ने हम सबको काफ़ी लोगों को जो अवेयरनेस है काफ़ी हद तक आ गई है। अभी तो सबको ऑक्सीजन के बारे में भी काफ़ी नॉलेज बढ़ गई है। फॉलिक एसिड जो है वह एक विटामिन है, और फॉलिक एसिड की जब डेफिशिएंसी होती है, या तो फॉलिक एसिड अगर कम मात्रा में है अपने ब्लड में, तो जो भी मदर है जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके बच्चे में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड ऑलमोस्ट जो रिसर्च हुआ है कि 70 to 80% ऑफ द टाइम कि जिनके बच्चे में ऐसे डिफेक्ट आती है उसमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज द रीज़न, इट इज़ द कॉज। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आप लोग बोलते हैं एएनसी में, तो हाई रिस्क किस रिगार्डिंग रहता है? किसको आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हो? हाई रिस्क प्रेगनेंसी इसीलिए बोला जाता है कि एक रहता है कि रूटीन नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है, रूटीन एंटीनेटल, और दूसरा जो क्लास है कि हाई रिस्क यानी कि अगर उन्होंने जो पेशेंट है, मदर का जो एज है वो अभी हम 30 प्लस लेते हैं कि 30 प्लस एज है, या तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है। कभी कभी पेशेंट रहते हैं कि जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है, या तो जिनको कन्वल्जन यानी कि खेच, एपिलेप्सी वगैरह का हिस्ट्री है, तो उन्हें भी हम हाई रिस्क में रखते हैं। और सेकेंड क्लास रहता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, सब नॉर्मल चल रहा है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे 5वें महीने में या तो 6ठे महीने में उनको डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ सकता है, या तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी रुकने के बाद उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे जो रूटीन पेशेंट्स हैं वो और ये हाई रिस्क पेशेंट कंसीडर करते हैं। और हाई रिस्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो पेशेंट है उनका जो रूटीन एंटीनेटल चेकअप है वो एवरी
15 to 20 डेज रखा जाता है कि यदि कोई सिम्टम्स, नए सिम्टम्स आते हैं तो उसको हम जल्द से जल्द यानी कि अर्ली उसका डायग्नोसिस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट हो जाए। काफ़ी दूसरे जो पेशेंट्स हैं कि अनीमिया, जैसे भारत देश में काफ़ी सारी महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम रहता है, तो जो सीवियर अनीमिया है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 ग्राम% है, तो इनको भी हम हाई रिस्क ग्रुप में रखते हैं। ओके। और प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज और फिजियोथेरापिस्ट क्यों ज़रूरी है? प्रेगनेंसी के दौरान जैसे पहले तो सबको पता ही था कि घर का जो काम है, चाहे प्रेग्नेंट है या नहीं है, जनरली पूरा जो रूटीन शेड्यूल रहता है वो सब काम करते थे। हालांकि आज के ज़माने में ऐसे हो गया है कि हर कोई के घर में ऑलमोस्ट सर्वेंट अवेलेबल रहते हैं, सो फिज़िकल जो एक्सर्शन या तो फिज़िकल जो वर्क है वो कम हो चुका है। सो इसीलिए मुझे गाइड करना है कि फिजियोथेरेपिस्ट या तो एक्सरसाइज प्रेग्नेंट वुमन में क्यों ज़रूरी है। जैसे कोई पेशेंट है जिनका प्लेसेंटा लोअर पार्ट में है या तो गर्भाशय के मुख के ऊपर है, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है या तो ज़्यादा ऐसा एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जिनका नॉर्मल रूटीन प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, यह सब पेशेंट जो है अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे आपका जब लेबर पेन्स आएगा, आपके जो मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हम बोलते हैं, तो यह जो मसल है उसका रिलैक्सेशन बहुत ही ज़रूरी है। प्लस अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो लेबर पेन्स जो रहते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है या तो जो आप परसीव करते हो तो वो बहुत ही लाइटर मोड पे रहता है। अगर आपके जो पेल्विक मसल्स हैं वो टाइट रहेंगे तो आपको लेबर पेन्स जो है वो काफ़ी हद तक आपको परसीव होगा, ज़्यादा परसीव होगा। सो दैट इज़ अगेन एन एडवांटेज। प्लस एक्सरसाइज की वजह से आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा कि काफ़ी घरों में ऐसे एडवाइस करते हैं कि 9वां महीना लगने के बाद उनको बोलते हैं कि भाई झाड़ू पोछा करना है या आप पोछा लगाएंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जिनको पॉसिबल है वो कर सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल है सो आप यह ऑप्शन ले सकते हो। आप रेगुलर फिजियोथेरेपी या तो रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। प्लस कि जैसे ही आपका 5वां-6वां महीना लगता है तो प्रेग्नेंट वुमन जो है उसका जो पॉस्चर है, आप सबने देखा होगा कि एकदम पेट आगे आ जाता है, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो जाता है ऐसे। सो उसकी वजह से भी जो मसल स्पाज्म है, जो मसल पेन रहते हैं, माइनर एक्स एंड पेन्स रहते हैं, वह भी अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उससे कम हो जाएगा। ओके। लास्ट सवाल है कि अगर 9वां महीना लग गया है, अब प्रेग्नेंट लेडी को कैसे पता चलेगा कि कब उनको हॉस्पिटल पे जाना है? क्या सिम्टम्स आते हैं कि क्या तकलीफ होने पे उनको हॉस्पिटल पे जाना है? जैसे पहले हम पोस्चर के बारे में बात कर रहे थे कि जो वुमेन है उसका जो पोस्चर है, तो बिकॉज ऑफ पोस्चर कि प्रेगनेंसी में जो पोस्चर है उसकी वजह से काफ़ी महिलाओं को बैक एक का प्रॉब्लम रहता है। और मेरे पास भी काफ़ी महिलाएं हैं कि मैडम थोड़ा थोड़ा कमर में दर्द होता है, तो आपका जो प्रेगनेंसी में है हम लंबार लॉर्डोसिस बोलते हैं कि काफ़ी हद तक जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कर्व हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको मसल स्पाज्म और पेन आ सकता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो ऐसे सब माइनर एक्स एंड पेन्स आपके कम हो जाते हैं। अभी आपका सवाल है कि डिलीवरी के लिए कभी आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, तो जब भी आपका 9वां महीना लग जाता है उसके बाद कभी भी डिलीवरी या तो लेबर पेन्स शुरू हो सकते हैं। काफ़ी पेशेंट हैं जिनको प्रीटर्म लेबर पेन भी शुरू हो जाते हैं कि जैसे ही उनका 7वां महीना लगता है उसके बाद भी आपको लेबर पेन शुरू हो सकते हैं। सो 2 टाइप के लेबर पेन्स होते हैं, एक रहते हैं फॉल्स लेबर पेन्स और एक रहते हैं ट्रू लेबर पेन्स। फॉल्स लेबर पेन्स यानी कि आपको पेट में क्रैम्प्स आते हैं, पेट थोड़ा टाइट हो जाता है और थोड़े ही टाइम में वो चला जाता है। लेकिन ट्रू लेबर पेन्स जो रहते हैं, धीरे धीरे करके आपके पेन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है कि पहले फॉर एग्जांपल आपको 15-15 मिनट में पेन शुरू होता था, अभी वो धीरे धीरे 10-10 मिनट में पेन आता है
और जो पेन का जो समय है वो भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। पहले फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के लिए था, फिर 10 सेकंड के लिए, और वैसे वैसे आपका फ्रीक्वेंसी और पेन का जो समय है वो बढ़ता जाता है। और साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ गर्भाशय का जो मुख है उसमें भी चेंजेस आना शुरू होता है। गर्भाशय का मुख जो खुलना चाहिए वो खुलने की शुरुआत हो जाती है। दूसरा है कि अगर आपको कैसे पता चलेगा कि अभी लेबर पेन शुरू हुआ है। जनरली लेबर पेन कमर में से शुरू होता है और फिर वो पेट में आगे की तरफ आता है। आपका जो पेट है वो पत्थर जैसा टाइट, एकदम टाइट फील होता है, आपको कड़क लगता है, तो यह एक लेबर पेन की निशानी हो सकती है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको पेन नहीं शुरू होता है। जनरली जैसे गश ऑफ फ्लूइड, तो जैसे पेशाब जैसा पानी मासिक के रास्ते से अगर छूट जाता है तो यह भी एक इंडिकेशन हो सकता है, जिसे हम प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, PROM। तो जो बच्चे के आजू बाजू जो पानी का बैग है वो फूट जाता है, रप्चर हो जाता है और उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो यह भी एक इंडिकेशन हो सकता है लेबर पेन का। और तीसरा है कि कभी कभी मासिक के दाग गिरने शुरू हो जाते हैं, मरूनिश कलर का जो मासिक जैसा रहता है वैसे दाग शुरू हो जाते हैं, तो यह भी एक इंडिकेशन है कि अभी आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। और हम पेशेंट को वैसे भी समझाते हैं कि जैसे ही आपको 7वां महीना लगता है, बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो आपको काउंट करनी है। यदि आपको लगता है कि बच्चा कम घूम रहा है या तो लास्ट 24 आवर्स में एक भी बार आपको मूवमेंट नहीं फील हुआ है, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल हॉस्पिटल पहुंच जाइए। हॉस्पिटल में आपका एक बार चेकअप होगा, बच्चे की धड़कन वगैरह चेक होगी, और अगर सब सही रहेगा तो आपको वापस घर भेज देंगे। लेकिन यदि अगर कोई तकलीफ है तो टाइमली एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उसको यह सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उसको यह सब चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू मैम इसके बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे और प्रेग्नेंट लेडी के जो सवाल रहते हैं वो जो मुझे लगता था वो तो मैंने अभी मैडम से बात की है। अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में वही सवाल के साथ आपको मिलेंगे बुधवार को 8 बजे। सवाल तमारा में।